हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। आज का टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस। तो हम यूनाइटेड नेशंस के जितने सारे ऑर्गन्स है उसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है। तो ये देख सकते हो, ये यूनाइटेड नेशन का लोगो है और दिस इज द ऑफिस। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इज गिविंग ए स्पीच एट यूएनजीए। ओके, सो यू कैन सी दिस इज द ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जहाँ पे सारा आपका जितने भी मेंबर्स है यूनाइटेड नेशंस का सबका फ्लैग्स लगा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो करेंटली कितना मेंबर्स है यूनाइटेड नेशंस के, यहाँ पे हम देख लेंगे। ओके, तो यूनाइटेड नेशंस, इसका टैगलाइन आप देख सकते हो, पीस डिग्निटी एंड इक्वालिटी ऑन ए हेल्दी प्लैनेट। तो क्या है? पीस डिग्निटी एंड इक्वालिटी ऑन ए हेल्दी प्लैनेट, जो यूनाइटेड नेशंस का क्या बोल सकते हो टैगलाइन है। ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1945। तो कब फाउंडेशन हुआ था इसका? 1945 में, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आपको पता है, आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से लेके 1945 तक। और where is the headquarter of यूनाइटेड नेशंस? दैट इज इन न्यूयॉर्क, यूएसए। ठीक है। सो ये दो चीज हमेशा कंफ्यूजन होते हैं लोगों का। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ है ना, उसका कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी। ठीक है। ये हम ऑलरेडी एक लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, वर्ल्ड बैंक वाले वीडियो में। तो ये है वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। एंड यूनाइटेड नेशंस के जो ऑर्गन्स है सारा न्यूयॉर्क में है, एक्सेप्ट वन, दैट इज द आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि आपके हेग नेदरलैंड्स में है। ठीक है। तो हम एक के बाद एक डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, बेसिक यूनाइटेड नेशंस का। तो हमने पहले देख लिया कि इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1945 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो इनिशियली इसमें कितने मेंबर्स थे? फिर 1945 में 51 मेंबर स्टेट्स यहाँ पे ओरिजिनली थे, लेकिन अटेंड किए थे एक्चुअली 50। तो ऐसे तो ओरिजिनली 51 लोग को इनवाइट किया गया था, लेकिन आए थे कितने? 50 मेंबर्स। पोलैंड वाज अपसेट बेसिकली। तो अभी कितने हैं? 193 मेंबर। सो व्हिच वन इज द लार्जेस्ट मेंबर? अगर बोलेंगे 193rd मेंबर इज साउथ सुडान। तो साउथ सुडान इज द 193rd मेंबर। ठीक है। तो 2011 में साउथ सुडान ने क्या हुआ? एक यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बन गया, द लार्जेस्ट मेंबर। ठीक है। तो यूएन एंड इट्स वर्क आर गाइडेड बाय द पर्पसेस एंड प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन इट्स फाउंडिंग चार्टर। एक यूएन का चार्टर है जो कि 1945 में ही बना था, जिसके बेसिस पे यूनाइटेड नेशंस बना है। उसमें 19 चैप्टर है और 111 आर्टिकल्स है ना। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है या कोई भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, ऐसे यूएन का भी एक चार्टर है ना। उसका कॉन्स्टिट्यूशन समझ सकते हो, जिसमें उसके जो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, है ना, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा एंड ऑल, हु विल बी एलिजिबल फॉर द मेंबर्स, उनका इलेक्शन कैसे होगा, ये सब डिटेल्स में लिखा गया है। अगर आप यूएन के वेबसाइट्स में जाएंगे, वहां पे यूएन चार्टर आपको मिल जाएगा। यू कैन रीड ऑल्सो दैट थिंग। तो कितना चैप्टर है? 19 चैप्टर है और 111 आर्टिकल है। ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं, यूनाइटेड नेशंस का चार्टर का। ओके। और 193 मेंबर कौन बन गया? साउथ सुडान। ठीक है। सो द यूएन हैज इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स टू कीप पेस विद द रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड। तो यूएन इवॉल्व हो रहा है 1948 से लेके आज तक, है ना। जैसे कि वर्ल्ड चेंज होता जा रहा है, तो ये भी इवॉल्व हुआ है, बोल रहा है। देखेंगे कितना इवॉल्व हुआ है। अब तक तो यूएनएससी मेंबर 5 ही के 5 ही है। बट one thing has stayed the same. It remains the one place on earth where all the world's nations can gather together, discuss common problems, and find shared solutions that benefit all of humanity. So basically saying that it remains the one place on earth where all the world's nations can gather together, discuss common problems, and find shared solutions that benefit all of humanity. तो इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन अभी कौन है हमारे? तो भारत का जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस का, दैट इज मिस्टर टीएस तिरुमूर्ति। एक आईएफएस ऑफिसर है ना, इंडियन फॉरेन सर्विस। सो कौन है? मिस्टर टीएस तिरुमूर्ति। करेंटली ही सर्विंग एज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन, इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। ओके, तो हमने देख लिया ये तो यूएन के बारे में। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यूएन के फ्लैग एंड एम्बलम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो डिजाइन टीम था यूएन का फ्लैग और एम्बलम का, जो 1948 में डिजाइन किया था, उसको लीड किए थे ओलिवर लिंकन लुंडक्विस्ट। आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये देख लो क्या है इसमें। बेसिकली जो फ्लैग देख सकते हो, फ्लैग जो है आपका ब्लू कलर का है, लाइट ब्लू। और उसमें जो लोगो है उसका, जो यूएन का लोगो है, उसमें वहां पे दिया गया है व्हाइट में। लेकिन खाली जब लोगो आता है ये ब्लू में हो जाता है ना। वहां पे क्योंकि ब्लू के ऊपर ब्लू लगेगा, कैसे पता चलेगा? तो उसको व्हाइट कर दिया है।
लेकिन नॉर्मली वो ब्लू रहता है। तो पहले आपका लोगो आया था यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो 1945 में हुआ था। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 1945, जहां पे यूएन चार्टर भी वहां पे मतलब आया था। उसमें लोगो भी फाइनलाइज हुआ था। दिस इज द लोगो। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसमें। तो यूएन एम्ब्लेम वाज डिजाइन्ड टू बी अ मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ देख सकते हो, एक वर्ल्ड का मैप है। रिप्रेजेंटेड द अजीमुथल इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शन सेंटर्ड ऑन द नॉर्थ पोल। अजी मतलब इक्विडिस्टेंस बेसिकली एक वर्ड है, देख रहा था एक्चुअली इसका मीनिंग। मतलब एक जगह से जो मतलब जैसे यहाँ पे नॉर्थ पोल दिखाया गया है, वहां से इक्विडिस्टेंस में दिखाया। देखो यहाँ पे कितना सारा सर्कल है, 1 2 3 4 5 5 सर्कल है। ठीक है, तो बोल रहा है एक मैप ऑफ द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड का जितना लैंड एरिया दिखाया है ऊपर ही, रिप्रेजेंटिंग एन अजीमुथल इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शन सेंटर्ड ऑन द नॉर्थ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल में सेंटर होके, सेंटर्ड ऑन द नॉर्थ पोल, इंस्क्राइब्ड इन ए wreath consisting of crossed conventionalized branches of the olive tree। ठीक है, तो ये जो आप देख सकते हो दो साइड में है, धान धान के पेड़ जहां दिख रहा है, वो एक्चुअली ऑलिव ट्री का ब्रांचेस है। ऑलिव ट्री है ना, जो पिज्जा में डालते हैं ना, ऑलिव वही है। तो इनवॉल्व ऑन ए फील्ड ऑफ स्मोक ब्लू विथ ऑल वाटर एरियाज इन व्हाइट। तो यहाँ पे ये सारा बेसिकली ब्लू में प्रेजेंट हुआ है लैंड्स, एंड जो वो पानी है वो व्हाइट में दिखाया गया है। और व्हाट इज सेइंग, द प्रोजेक्शन ऑफ द मैप एक्सटेंड्स टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, तो 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक गया है, नीचे बोल रहा है ना, क्योंकि वहां तक आपका आ जाता है ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया वगैरह। एंड इंक्लूड्स द 5 कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल्स। ठीक है, तो 5 सर्कल है, 5 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ना, 1 2 3 4 5। और ये सारा लैंड एरिया ऊपर नॉर्थ पोल से दिखाया है। और नीचे कब तक गया, कितने लैटिट्यूड के तक गया है बोल रहा है, 60 डिग्री साउथ। ठीक है, ओके ना। यूएन का जो ब्लू कलर है वो क्यों चूज किया गया है, दैट वाज चूजन, सो यूएन ब्लू कलर वाज चूजन एट द टाइम, ऑल्दो स्लाइटली डिफरेंट देन द यूएन ब्लू यूज्ड टुडे। अभी जो यूजर है थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन तभी ब्लू जो यूज होता, व्हाई इट वाज हैपेंड, बिकॉज़ इट रिप्रेजेंट्स पीस इन ऑपोजिशन टू रेड फॉर वॉर। तो वॉर को रेड से रिप्रेजेंट किया जा रहा था, जबकि ब्लू को पीस से। ठीक है, कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही हुआ था। ठीक है, with a pair of olive tree branches and a map of the world, the emblem and the flag on which it rests are also aspirational symbols for people। तो this is, ये जो है aspirational symbol है। कौन सा, जो ऑलिव का ट्री ब्रांचेस है और जो वर्ल्ड का मैप है, aspirational symbols for people all over the world, for they speak to their hopes and dreams of peace and unity। तो पीस और यूनिटी के लिए जो होप है लोगों का, तो इसको सिंबलाइज कर रहा है ये जो ऑलिव ट्री और वर्ल्ड का जो मैप यहाँ पे दिखा गया है ब्लू कलर में। ओके, और ब्लू रिप्रेजेंट्स व्हाट, पीस। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हिस्ट्री ऑफ यूएन फाउंडेशन। तो यूएन का फाउंडेशन क्या 1945 में हुआ था, कि इसका कोई प्रीडिसेसर था, ये देख लेते हैं हम। तो यूनाइटेड नेशन इज द सक्सेसर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। तो लीग ऑफ नेशंस नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन था, जो कि वर्ल्ड वॉर 1, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 कब हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 1914 से लेकर 18 तक। उसके बाद एस्टेब्लिश हुआ था द लीग ऑफ नेशंस, है ना, अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस, जो कि एक पार्ट था बहुत सारे नेगोशिएशन का ऑफ पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जो था, पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। ठीक है, तो उसके अंदर एक मेजर ट्रीटी हुआ था, दैट इज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस। ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस, वर्साइलिस एक सिटी एक्चुअली, जहां पे जो फ्रांस के जो किंग थे उनका वहां पे क्या था, जो राज दरबार क्या बोलते हैं उसको, पैलेस, है ना। तो वहां पे वर्साइलिस पेरिस के पास ही है, तो उसके नाम पे ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। दैट इज जो 1914 से 1918 तक हुआ था। और पूछा ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस का हुआ 1919 में हुआ था बेसिकली। तो उसका आउटकम हुआ द लीग ऑफ नेशंस, है ना, द लीग ऑफ नेशंस। उसके साथ साथ एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी उसमें से आया था, दैट इज द आईएलओ, जो कि अब तक चला आ रहा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ही मात्र संस्था है आईएलओ जिसमें 3 स्टेक होल्डर, जो 3 लोग हैं, कौन कौन है, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉइज एंड गवर्नमेंट्स आल्सो। ठीक है, तो इट वाज आल्सो क्रिएटेड इन 1919 अंडर ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस एज एन एफिलिएटेड एजेंसी ऑफ द लीग। तो ये जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस, इसका जो टर्म कौन कॉइन किए थे, दैट इज फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि उस टाइम के यूएस प्रेसिडेंट थे, 32nd यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। 1933 से लेकर 1945 तक वो यूएस के प्रेसिडेंट थे, है ना। तो कितने नंबर के, 32nd, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट।
इवन जो आपका लीग ऑफ नेशंस है ना, ये भी आपका यूएस प्रेसिडेंट जो उस टाइम के थे, वुड्रो विल्सन करके, जो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में यूएस के थे, उनका ही आइडिया था लीग ऑफ नेशंस का। तो लेकिन वो खुद यूएस खुद ज्वाइन नहीं किया लीग ऑफ नेशंस, आइडिया तो दे दिया लेकिन ज्वाइन नहीं किया। एंड इवन जो यूनाइटेड नेशंस जब बना बाय द आइडिया ऑफ फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उसमें भी उन्होंने बोले कि हमें दो क्या वीटो पावर दो, वरना हम ज्वाइन नहीं करेंगे। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग यू शुड नो, है ना, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस में यूएस नहीं रखा था, तो इसके लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएस एक मेजर पावर के रूप में आया था बिकॉज ऑफ द हिरोशिमा एंड नागासाकी इंसिडेंट, है ना, यहाँ पे क्या हुआ था, एटॉमिक बॉम्ब उसने गिराया था। ठीक है, सो 32nd यूएस प्रेसिडेंट याद रखना, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में कौन थे यूएस प्रेसिडेंट, दैट इज वुड्रो विल्सन, जो कि आईएलओ सॉरी लीग ऑफ नेशंस के लिए आपका रिकमेंडेशन दिया था। और अब पूछेगा आईएलओ कब आया था, वो भी 1919 में आया था। कौन से ट्रीटी के आउटकम आया था, ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस। और अगर ऑप्शन में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस है वो भी आप लिख सकते हो। नाउ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस, तो एक डॉक्यूमेंट 1942 में आया था जिसको 26 नेशन ने साइन किया था, जिसको बोलते हैं द डिक्लेरेशन बाय यूएन। द डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस was signed in 1942 by 26 nations pledging their governments to continue fighting together against the Axis powers। तो तभी पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में दो मेजर पावर्स के बीच में फाइट हो रहा था, एक था अलाइड पावर, एक था एक्सिस पावर्स। एक्सिस पावर्स के में कौन कौन थे, रोम, बर्लिन, टोक्यो। हाँ, रोम मतलब इटली, बर्लिन जो हिटलर जर्मनी वाला, और टोक्यो जापान। तो इनको बोलते थे एक्सिस पावर्स, जो फाइट कर रहे थे किसके साथ, जो अलाइड पावर्स थे, है ना। Now, the United Nations Conference on International Organization was held in San Francisco। तो ये दो चीज इंपोर्टेंट था, एक तो 1942 में हुआ डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस, और उसके बाद 1945 आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 वाज ओवर एक हुआ कॉन्फ्रेंस, दैट इज कॉल्ड यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना ये टर्म को, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। वो कहाँ पे होता है, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को पता होगा आपका, यूएस के वेस्ट कोस्ट में है, कैलिफोर्निया नाम का एक स्टेट है, उसका कैपिटल है सैन फ्रांसिस्को। इन द ईयर 1945 व्हिच वाज अटेंडेड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 50 कंट्रीज, है ना, जैसे कि मैं पहले डिस्कस किया था। ऐसे तो 51 को इनवाइट किया गया था, मतलब 51 एक एब्सेंट था पोलैंड, तो 50 कंट्रीज साइन द यूनाइटेड नेशन चार्टर। तो 50 लोग ने साइन किया यूएन चार्टर को, कब, 1945 को, है ना। 1942 को क्या था, डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन को 26 नेशन, 45 को साइन किया 50 नेशंस। ओके, तो यूएन चार्टर ऑफ 1945 इज द फाउंडेशनल ट्रीटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो इसी के दिन आपका क्या होता है, जो यूएन चार्टर ऑफ 1945 को ये सब साइन करते हैं, और ये यूनाइटेड नेशंस का आरंभ होता है। ठीक है, तो एक ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट, द मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। तो यूएन के कितना मेन ऑर्गन्स है, अभी 6 ऑर्गन्स है ना। एक तो सस्पेंडेड है, एक हम पढ़ेंगे वो, दैट इज द ट्रस्टीशिप काउंसिल, लेकिन बाकी जो 5 है वो एक्टिव है ना। अगर पूछेगा लेकिन कितना मेन ऑर्गन है यूएन का, 6 है, और पूछा कितना एक्टिव है तो 5 है, एक सस्पेंडेड है, कौन सा, द ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो क्या 6 है, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट। ऑल द 6 वर एस्टैब्लिश्ड इन द 1945 व्हेन द यूएन वाज फाउंडेड, है ना। तो 1945 में जो साइन किए थे 50 नेशंस आके, क्या था वो, यूएन चार्टर को साइन किए थे। कॉन्फ्रेंस का नाम क्या था, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस बोल सकते हो, जो कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना। एक के बाद एक स्टडी करेंगे हम डिटेल में, क्विकली हम इसको खत्म करेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे वीडियो। तो यूनाइटेड, जैसे कि मैंने बताया था कि 111 आर्टिकल्स है और कितना 19 चैप्टर है। तो जो चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 आर्टिकल 9 से 22, उसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूएनजीए जिसको बोलते हैं उसके बारे में मेंशन्ड है। तो जनरल असेंबली जो है, यूएन जनरल असेंबली इज द मेन डेलिबरेटिव, पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ द यूएन, है ना। डेलिबरेटिव, पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ द यूएन। जो इसमें कितने मेंबर है, सारा जो 193 मेंबर स्टेट्स है ऑफ द यूएन आर रिप्रेजेंटेड इन द जनरल असेंबली। और सारे मेंबर्स को कितना कितना वोट मिला है यहाँ पे, 1 वोट, है ना, इक्वालिटी के बेसिस पे। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सबको एक वोट मिला हुआ है, मेकिंग इट द ओनली यूएन बॉडी विद यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन। तो जो 6 हमने दिखा वहां पे ऑर्गन है, उसमें से यूएनजीए ही एकमात्र ऐसा ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का जिसमें सारे के सारे मेंबर्स है विद इक्वल वोट्स। ईच मेंबर शैल हैव नॉट मोर देन 5 रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब एक मेंबर स्टेट का, सपोज भारत,
तो भारत से 5 रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा वहां पे नहीं रह सकते हैं, है ना। जो कि मेन हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अभी मैंने डिस्कस किया टीएस तिरुमूर्ति है, तिरुमूर्ति जी। तो 5 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं, है ना। मैक्सिमम 5 रहेंगे, मिनिमम तो 1 रहना चाहिए। डिसीजन ऑन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, तो जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो हर साल बैठता है उसमें जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो कैसे डिसाइड होता है, सच एज दोज ऑन पीस सिक्योरिटी, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स, बजटरी मैटर्स, है ना। तो ये सब जो है कैसे उसको किया जाएगा, दैट रिक्वायर 2/3 मेजोरिटी, है ना। कोई भी इंपोर्टेंट डिसीजन के लिए जो 193 मेंबर्स का 2/3 कर दो उतना वोट चाहिए। एंड डिसीजन ऑन अदर क्वेश्चंस, और दूसरे क्वेश्चन के लिए कितना चाहिए, सिंपल मेजोरिटी, है ना। सिंपल मेजोरिटी मतलब क्या, 50% ऑफ प्रेजेंट वोटिंग, राइट, मोर देन 50%। सो उसका कोरम रहना, कुछ तो कोरम रहेगा, है ना, उसके हिसाब से होगा। ठीक है, एक बार देख लेना आप लोग, गूगल में सर्च कर लेना कि कितना यूएनजी के लिए, यूएनजी में वोट के लिए कितना मिनिमम कोरम चाहिए। जैसे हमारा क्या भारत में जैसे पार्लियामेंट में कोरम कितना है, मिनिमम 10% एमपी प्रेजेंट होना चाहिए, जिसके बाद ही कोई कोई बिल पास हो सकता है, डिस्कशन हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पे भी कोरम रहता होगा, ठीक है। तो जैसे कि दिया है यहाँ पे, तो 2/3 मेजोरिटी लिखा है, रिक्वेस्ट 2/3 मेजोरिटी जनरल असेंबली, मतलब इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। बाकी सिंपल मेजोरिटी के लिए देख लेना कितना है, और कमेंट सेक्शन में लिख देना, सो दैट अदर्स विल बी बेनिफिटेड। द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली इज इलेक्टेड ईच ईयर, तो सारा हर साल एक प्रेसिडेंट भी बनता है जनरल असेंबली का, है ना। एक एक कंट्री को वही लोग इलेक्ट करके 2/3 मेजोरिटी से बनाते हैं, लेकिन उनका टर्म कितना रहता है, 1 साल के लिए, ईच ईयर टू सर्व ए 1 ईयर टर्म ऑफिस, है ना, 1 ईयर टर्म। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो सेकेंड ऑर्गन हम देखेंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो कि सबसे पावरफुल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, दैट इज द यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। कौन से चैप्टर में लिखा गया है इसके बारे में, चैप्टर 5, वो था चैप्टर 4 में, आर्टिकल 9 से 22, जस्ट उसके नेक्स्ट वाला चैप्टर 5 में लिखा है आर्टिकल 23 से 32 तक अबाउट द यूएनएससी। ओके, यूएनएससी का रिस्पांसिबिलिटी क्या है, टू फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, है ना। बेसिकली क्यों आया था, वर्ल्ड वॉर 2 जो, सो दैट नेक्स्ट एक इतना बड़ा वॉर ना हो फ्यूचर में, वर्ल्ड वॉर 3 एंड 4, है ना। क्योंकि जो लीग ऑफ नेशन था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आया था, उसने वर्ल्ड वॉर 2 को रोक नहीं पाया, जो कि जस्ट आफ्टर द 20 इयर्स हैपेंड। लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, इस ऑर्गन को थोड़ा, क्योंकि कॉलोनाइजेशन तब था एंड इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं था नेशंस का, तो डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हुआ था जस्ट आफ्टर द यूनाइटेड नेशंस। तो बेसिकली पर्पस क्या है यूनाइटेड नेशंस का, सो दैट बड़ा वॉर ना हो, इंटरनेशनल पीस मेंटेन रहे, सिक्योरिटी मेंटेन रहे, है ना, क्राइम्स ना हो जाए वर्ल्ड, मतलब जो जैसे कि होता है ना वर्ल्ड क्राइम्स काइंड ऑफ, जैसे आपका रोहिंग्या क्राइसिस हो रहा है ना, उइगर मुस्लिम का क्राइसिस हो रहा है। रोहिंग्या क्राइसिस कहाँ हो रहा है, इन म्यांमार, वहां पे सिविल वॉर की परिस्थिति है। तो वो सबको भी रोकने के लिए रोकने का काम करते हैं ये सब, ठीक है। तो यूएनएससी में कितना मेंबर रहते हैं, जैसे कि हमने देखे यूएनजी में तो सारे मेंबर्स होते हैं ना, सबके पास एक वोट होता है, लेकिन यूएनएससी में सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर स्टेट्स होते हैं, है ना। इसमें से भी 15 में से 5 है जो कि परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनके पास वीटो पावर्स है, मतलब ये 5 मेंबर हमेशा रहेंगे परमानेंट, और जो बाकी 10 है वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। तो 5 जो परमानेंट मेंबर्स है वीटो पावर जिनके पास है, कौन कौन है वो, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये जो चाइना देख रहे हो ना, इनिशियली ये चाइना जो था टिल 1970s, ये आपका ताइवान वाला एरिया था, है ना। तो जो चाइना का चाइनीज रिवॉल्यूशन हुआ था, फिर बाद में मेनलैंड चाइना और ताइवान अलग हो गए थे, है ना। वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी था मेनलैंड में, यहाँ पे कुओमिंतांग आ गया था ताइवान में। लेकिन बाद में बिकॉज रशिया और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा चल रहा था तभी, कोल्ड वॉर, तो यूएस ने क्या किया, मेनलैंड चाइना को यहाँ पे, मतलब ताइवान वाज रिप्लेस्ड बाय द मेनलैंड चाइना। इवन इंडिया हैज सपोर्टेड टू चाइना एट दैट टाइम, है ना। अभी इंडिया को वो सपोर्ट नहीं कर रहा है यूएनएससी का मेंबर के लिए, है ना, इंडिया ट्राई कर रहा है, राइट। तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर कौन है, इलेक्टेड फॉर 2 ईयर टर्म्स, ये 2 साल में चेंज होते रहते हैं, है ना। तो बेसिकली 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, तो हर साल क्या होता है, 5-5 चेंज होते रहेंगे, है ना। और जो भी इस साल 5 चेंज होंगे, फिर नेक्स्ट 5 चेंज होंगे, हमें हमेशा 10 लोग रहेंगे अल्टरनेटिव ईयर में। तो बेसिकली दैट वाज बाय जनरल असेंबली ऑन ए रीजनल बेसिस। तो ये 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है वो इलेक्टेड होते हैं 2 ईयर टर्म के लिए। कौन इसको ये करता है, जनरल असेंबली उनको इलेक्ट करता है। पहले तो अपने रीजन के वाइज इलेक्टेड होंगे, फिर जनरल असेंबली उनको वोट देगा। अभी इंडिया जो 1945 के बाद अब तक इंडिया 7 बार बन चुका है, एंड करेंटली इट्स द 8th टर्म ऑफ इंडिया। आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, 2021 से 22 इंडिया इज सर्विंग एज द यूएनएससी नॉन परमानेंट मेंबर्स, है ना। लेकिन इंडिया इज ट्राइंग टू गेट दिस परमानेंट मेंबर स्टेटस।
तो इंडिया का बोलना है कि तभी तो जो लोग आपके वर्ल्ड war 2 में जो भी विनर हो गए, जो आप लोग हो गए, सब परमानेंट मेंबर वीटो पावर लेके बैठे हुए हो। लेकिन अभी जो लोग बाकी कंट्रीज डेवलप कर रहे हैं इकोनॉमिकली, है ना, एंड इंडिया का इतना सारा पॉपुलेशन है, इंडिया है ना सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो इंडिया का इकोनॉमी भी बहुत बड़ा है, तो इंडिया हकदार है परमानेंट मेंबर बनने का। लेकिन जो चाइना है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। ऐसे तो बाकी लोग भी सपोर्ट नहीं चाहते हैं इंडिया इंडिया पावर में आ जाए, लेकिन डायरेक्टली अपोज नहीं करते, लेकिन चाइना ये मुंह पे अपोज करता है ना। तो इंडिया के साथ साथ और भी 4 मेंबर्स हैं जो कि चाहते हैं कि वो परमानेंट मेंबर बने यूएनएससी के। कौन है? उनको बोलते हैं G4 कंट्रीज, G4 ग्रुप बोलते हैं, G4 ग्रुप, है ना, G4 ग्रुप। तो G4 अगर पूछेगा कौन कौन है इसमें, इंडिया है ना, और ब्राजील है, इंडिया ब्राजील, और कौन है, जापान और जर्मनी। तो ये जो 4 कंट्री है, दे वांट टू, ये लोग चारों मिलके और क्या करते हैं, लॉबी करते हैं सो दैट दे कैन बिकम द मेंबर ऑफ व्हाट, परमानेंट मेंबर्स टू द सिक्योरिटी काउंसिल। और ये भी इंडिया ने भी अच्छा एक स्टेप चला है। अभी जब इंडिया ने क्या हुआ, नॉन परमानेंट मेंबर बना, तो एक्चुअली जो 5 परमानेंट मेंबर्स है उसमें अफ्रीका से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इंडिया ने बोला कि अफ्रीका से भी एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, है ना। तो इससे क्या होता है, अफ्रीका का गुडविल बना हुआ, भारत के ऊपर गुडविल बढ़ा, है ना। भारत का क्या होगा, स्ट्रांग होगा, भारत का भी लॉबी स्ट्रांग होगा। और G4 को अपोज करने के लिए एक दूसरा ग्रुप है जिनको बोलते हैं कॉफी क्लब ग्रुप, कॉफी, है ना। इसमें बाकी सारे कंट्रीज है, कॉफी कॉफी क्लब बोलते हैं, राइट। जिसको लीड करते हैं आपका इटली, उसको लीड करता है इटली, है ना, इटली, आई थिंक यस, इटली, इटली और अर्जेंटीना, है ना। ये थोड़ा देख लेना, इटली या अर्जेंटीना कोई तो है कॉफी क्लब ग्रुप से, जो कि अपोज करता है कि नहीं नहीं नहीं, ये 5 ही लोग रहना चाहिए, बाकी कोई होना नहीं चाहिए। ठीक है। तो वीटो पावर क्या होता है, वीटो पावर में इतना क्या पावर है, बेसिकली वीटो पावर रेफर्स टू द पावर ऑफ द परमानेंट मेंबर्स टू वीटो, वीटो मींस व्हाट, रिजेक्ट, टू रिजेक्ट एनी रिजोल्यूशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो 15 मेंबर जैसे आप देख रहे हो, है ना, कोई भी रेजोल्यूशन पास होने के लिए चाहिए 9 मेंबर का वोट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ईच मेंबर ऑफ द आर्टिकल 27 में है, ईच मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल शैल हैव 1 वोट, decision of the security council on procedural matters shall be made by an affirmative vote of 9 members, or other matters shall be made by an affirmative vote of 9 members including the concurring votes of the permanent members। तो बेसिकली कोई भी रेजोल्यूशन पास होने के लिए चाहिए 9 वोट्स, है ना। लेकिन कैंसिलेशन होने के लिए एक ही मेंबर काफी है, अगर वो परमानेंट मेंबर है ना। पर बाकी 14 लोग भी हाँ बोलते हैं, लेकिन ये जो परमानेंट मेंबर कोई एक ना बोल देगा 5 में से, तो क्या हो जाएगा, और रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसके वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। कहीं पे भी वॉर क्राइम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो क्या करते हैं, जैसे अभी रोहिंग्या क्राइसिस चल रहा है, रोहिंग्या क्राइसिस हुआ था, और उसके बाद तो फिर अभी जो म्यांमार में क्या हुआ है, उनके जो इलेक्टेड लीडर्स, है ना, ऑन्ग सान सू की को क्या कर दिया है, उसका जो मिलिट्री जनरल है उन्होंने बंदी बना के रख दिया है। तो वहां पे सिविल वॉर का परिस्थिति है। लेकिन बिकॉज चाइना उनको सपोर्ट कर रहा है, रशिया सपोर्ट कर रहा है, तो क्या हो रहा है, कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं हो पा रहा है टू व्हाट, फॉर द यूएनएससी एक्शन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक्शन ऑन म्यांमार। ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी होता है। तो यूएनएससी एक क्या होता है, अनरिप्रेजेंटेटिव बॉडी है ना। ये डेमोक्रेटिक बिल्कुल नहीं है यूएनएससी, है ना। यूएनजीए इज डेमोक्रेटिक बट यूएनएससी इज नॉट डेमोक्रेटिक बिकॉज ऑफ दिस 5 परमानेंट मेंबर्स विद वीटो पावर, है ना। दिस वीटो पावर की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन ये वीटो पावर का मांग किसने किया था, यूनाइटेड स्टेट्स ने किया था। यूनाइटेड स्टेट्स ने ही चालू किया था वीटो पावर थिंग, अपना दबदबा बनाने रखने के लिए। ठीक है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये भी थर्ड वाला देखेंगे, थर्ड ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, दैट इज इकोसॉक, दैट इज यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये कौन से चैप्टर में मेंशन्ड है, चैप्टर 10 ऑफ यूएन चार्टर, आर्टिकल 61 to 72, है ना। आर्टिकल याद रखने की जरूरत नहीं है, चैप्टर याद रख लो, इतना काफी है। तो इसका काम क्या है, इट इज द प्रिंसिपल बॉडी फॉर कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी रिव्यू, पॉलिसी डायलॉग एंड रिकमेंडेशन ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक। तो इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर इन्होंने क्या करना है, कोऑर्डिनेशन करना है सारे कंट्रीज के साथ मिलके, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनली एग्रीड डेवलपमेंट गोल। जैसे बोल सकते हो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अभी, है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए इकोसॉक भी हेल्प करता है। It is the United Nations central platform for reflection, debate and innovative thinking on sustainable development। ठीक है। तो इसमें क्या सारे लोग मेंबर होते हैं क्या इकोसॉक के? नहीं, इसमें भी सारे रिप्रेजेंटेशन नहीं है। 54 मेंबर्स हैं जो कि इलेक्टेड कौन करता है इनको, जनरल असेंबली करता है
है ना, कितने साल के लिए करते हैं, फॉर ओवरलैपिंग 3 ईयर टर्म्स। तो कोई भी कंट्री क्या होगा, 3 साल के लिए बनेगा, है ना। तो हर 3 साल, लेकिन उसका कंटिन्यूटी मैनेज करने क्या करेंगे, हर 1 साल में 1/3 मेंबर रिटायर्ड होंगे, है ना, और फिर से इलेक्ट होंगे। तो हर साल क्या होंगे, हर साल वोटिंग होगा जिसमें 18 मेंबर निकल जाएंगे और 18 मेंबर क्या होंगे, ऐड होंगे। ठीक है, ये याद रखना, 54 मेंबर्स है और 3 साल का टर्म रहता है, 18, हर साल में 18 लोग रिटायर्ड होते हैं और उनका इलेक्शन होता है बाय द जनरल असेंबली। ठीक है, तो इंडिया अभी इकोसोक का मेंबर है क्या, नहीं, वो था लेकिन दिसंबर 2020 तक था, है ना। इंडिया टर्म वाज ओवर इन दिसंबर 2020। लेकिन अभी देखना, ये पाकिस्तान जो है हमारा, वो है क्या है, पाकिस्तान है अभी 2021 का प्रेसिडेंट है, ये याद रख लेना, है ना। एंड वाइस प्रेसिडेंट है आपका, जो यूनाइटेड स्टेट्स के नीचे कौन सा है, मैक्सिको। मैक्सिको इज द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, देखो हमारे दोस्त के साथ साथ दुश्मन के बारे में थोड़ा, आस पड़ोसी के बारे में भी जानना जरूरी है ना। बेसिकली जैसे पाकिस्तान भारत के बारे में खबर रखता है, तो भारत भी पाकिस्तान और चाइना के बारे में खबर रखना जरूरी है ना। तो पाकिस्तान अभी क्या है, इकोसोक का मेंबर है। तो जो 54 मेंबर्स हैं उनमें से पाकिस्तान अभी प्रेसिडेंट है 2021 का, है ना, और वो रिटायर हो जाएगा 2021 में ही। ईच ईयर इकोसोक स्ट्रक्चर्स इट्स वर्क Each year, ECOSOC structures its work around an annual theme of global importance to sustainable development. This ensures focused attention among ECOSOC's area of partners वगैरह छोड़ो, not important. It coordinates the work of the 14 UN specialized agencies. तो जो बहुत जितने सारे UN के specialized agency है 14, उनका वर्क को भी कोऑर्डिनेट करता है कौन, इकोसॉक, एंड 10 फंक्शनल कमीशंस एंड 5 रीजनल कमीशंस आल्सो। तो इन सब का काम को कौन कोऑर्डिनेट करता है, इकोसॉक। Then receives reports from 9 UN funds, programs and issues policy recommendations to the UN system and to member states. So सबसे ज्यादा काम ऑलमोस्ट कर रहा है आपका आफ्टर द सेक्रेटेरिएट दिस बॉडी इकोसॉक, है ना। सारे स्पेशल मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे 14 यूएन स्पेशल एजेंसी को क्या कर रहा है, वो कोऑर्डिनेट कर रहा है। हम एक्चुअली वीडियो बनाएंगे जितना भी यूएन के स्पेशल एजेंसी है, दूसरे यूएन के एसोसिएट बॉडीज है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। और उनका हेडक्वार्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि है ना, यूनेस्को हो गया, कि आपका WHO, है ना, ILO, ये सब का हेडक्वार्टर्स काफी टाइम क्वेश्चन में आता है। ठीक है, अच्छा, WTO एक स्पेशलाइज एजेंसी क्या है यूएन का, नहीं, इसको याद रख लेना, WTO जो है ना, दैट इज नॉट एसोसिएटेड विथ यूनाइटेड नेशंस। ये क्वेश्चन मतलब आता है कंफ्यूज करने के लिए, है ना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका यूएन का बॉडी नहीं है। ओके, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड, चौथा वाला ऑर्गन देखते हैं, यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो कि चैप्टर 13 में है, आर्टिकल 86 से 91 तक। ठीक है, इसमें क्या दिया है देखते हैं। तो ट्रस्ट टेरिटरी नाम का एक चीज था, जो कि आपका ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 टाइम में एक कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, तो देखते हैं उसके बारे में। ट्रस्ट टेरिटरी नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी, बेसिकली नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है, इसको बोलते हैं ट्रस्ट टेरिटरी, प्लेस्ड अंडर एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बाय द ट्रस्टीशिप काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। जो यूनाइटेड नेशन का ट्रस्टीशिप काउंसिल है, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में रहता है, जो क्या हुआ है, फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट कब आया था, आफ्टर एक्चुअली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये कॉन्सेप्ट आया था। तो लीग ऑफ नेशंस जो था बना हुआ था, है ना, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस हमने देखा। तो लीग ऑफ नेशंस मैंडेट वाज ए लीगल स्टेटस फॉर सर्टेन टेरिटरीज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ वन कंट्री टू अनदर फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर 1। तो बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 में जो जर्मनी था और ऑटोमन एम्पायर, इसको क्या किया था, बहुत छोटे छोटे हिस्से में उन्होंने बांट दिया, बहुत सारे देश को दे दिए, और कुछ जो क्या था, ट्रस्टी जो लीग ऑफ नेशंस के अंडर ट्रस्टीशिप स्टेटस से था। ठीक है, तो लेकिन जब लीग ऑफ नेशंस क्या हुआ, तो लीग ऑफ नेशंस जब क्या खत्म हो गया और यूनाइटेड नेशंस आया, तो वो चीज कहाँ चला गया, किसके पास, यूनाइटेड नेशंस के ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, जो कि चैप्टर 13 में मेंशन्ड है जिसके बारे में। तो यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट टेरिटरीज वर द सक्सेसर्स ऑफ द रिमेनिंग लीग ऑफ नेशंस। जो कुछ भी रिमेनिंग रह गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, काफी सारा देश का तो बाउंड्री हो गया सेटअप, मतलब, लेकिन सारा कंट्री आपका क्या इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, है ना। तो कुछ ऐसा चीज था जिसका क्या था, अभी तक बचा हुआ था, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था। इसके लिए क्या हुआ, कितना बचा हुआ था, 11 ट्रस्ट टेरिटरीज। तो इट हैड टू प्रोवाइड इंटरनेशनल सुपरविजन टू 11 ट्रस्ट टेरिटरीज दैट हैव बीन प्लेस्ड अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 7 मेंबर स्टेट्स। 7 मेंबर स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर 11 ट्रस्ट टेरिटरीज को रखा गया जब यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल बना, है ना। ये एक्चुअली लीग ऑफ नेशंस का ही सक्सेसर था, ये ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, तो इसलिए क्या, तो कितना बचा हुआ था, 11 बचा हुआ था, किसके अंडर में रहा, 7 मेंबर स्टेट्स के अंडर रहा। टू एंश्योर द एडिक्वेट स्टेप्स वर टेकन टू प्रिपेयर द टेरिटरीज फॉर सेल्फ गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंस।
है ना। तो धीरे धीरे उसको क्या करने के लिए, सेल्फ गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंस को बचा के रखने के लिए वो रखा गया। जैसे भारत को क्या हुआ, अचानक से जब छोड़ के चले गए, 1948 का टाइम दिया हुआ था लेकिन 1947 में चले गए, तो क्या हुआ, थोड़ा इजी अच्छे से जो ट्रांजिशन पीरियड नहीं हो पाया। इंटरिम गवर्नमेंट जो था इसके लिए बहुत ज्यादा दंगा फसाद होने लगा था, है ना। तो ट्रांजिशन गवर्नमेंट ये सब चीजें रखने के लिए ये चीज होता है। तो 1994 में क्या हुआ, और अब 1994 में जाके जितना जो 11 ट्रस्ट टेरिटरीज थे उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट एक्वायर कर लिया। तो अभी ट्रस्टीशिप काउंसिल का कोई काम नहीं है, वो सस्पेंडेड है। तो 1 नवंबर 1994 से ट्रस्टीशिप जो काउंसिल है दैट इज इन सस्पेंडेड पोजीशन, ठीक है। Now this is a important organ of United Nations, that is ICJ, International Court of Justice. International Court of Justice ये चैप्टर 14 में मेंशन्ड है, फ्रॉम आर्टिकल 92 से 96, जस्ट आफ्टर द ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। इट इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूएन, प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। एक्चुअली और एक है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। वो रोम स्टैट्यूट से बना हुआ था, रोम स्टैट्यूट से, वो यूनाइटेड नेशंस के साथ एसोसिएट नहीं है, ठीक है। वो इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल क्रिमिनल होते हैं उनको उनको क्या करने के लिए, उनको दंड देने के लिए एक्चुअली बना हुआ है। और उसका भी हेडक्वार्टर जो है पीस पैलेस में, जिसका आईसीजी का जहां हेडक्वार्टर है, ठीक है। आईसीजी का हेडक्वार्टर कहाँ है, पीस पैलेस, हेग, नेदरलैंड्स। इवन आईसीजी का भी है लेकिन वो यूएन का हिस्सा नहीं है ना। और और इंडिया आईसीसी का मेंबर नहीं है, ठीक है। इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ आईसीसी। आईसीजी और आईसीसी में अंतर क्या है, आईसीजी क्या है, स्टेट्स और नेशंस को भी क्या कर सकता है, स्टेट्स नेशंस को बेसिकली दंड दे सकता है, लेकिन आईसीसी जो है इंडिविजुअल को दंड दे सकता है ना। जैसे कोई ऑटोक्रेट होते हैं, ऑटोक्रेटिक लीडर्स एंड ऑल, जो कि वार टाइम क्राइम करते हैं, वार टाइम क्राइम्स, तो उनको क्या करते हैं, फांसी दे देते हैं या कुछ करते हैं। मेनली एक्चुअली जो गरीब देश होते हैं, अफ्रीकन नेशंस काइंड ऑफ थिंग, उनको ही ये लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। बाकी बड़े जो इन्फ्लुएंस कंट्री का तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो आईसीजे जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका हेडक्वार्टर किधर है, पीस पैलेस। और कब एस्टेब्लिश होता है, वही 1945, जैसे सारे बाकी सारे ऑर्गन हुए थे। और वार कब से स्टार्ट हो किया, अप्रैल 1946 से चालू किया। अनलाइक द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इट इज द ओनली वन नॉट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका था। तो बाकी जो 6 जितना भी सारे ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का 6, उसमें से खाली आईसीजे एकमात्र ऐसा बॉडी है जो कि न्यूयॉर्क में लोकेटेड नहीं है, नॉट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। कहाँ पे है फिर, ये हेग में है, हेग नेदरलैंड्स। अच्छा, नेदरलैंड्स का कैपिटल क्या है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। So it settles legal disputes between states and gives advisory opinions in accordance with international law on legal questions referred to it by authorized United Nations organs and specialized agencies. तो यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गन्स जैसे कि यूएनएससी या यूएनजीए और कोई भी स्पेशल एजेंसी अगर कुछ रेफर करता है लीगल क्वेश्चंस के ऊपर, तो ये आपका उसके ऊपर जजमेंट दे सकते हैं, मतलब इनका जो भी व्यू रहेगा। और इवन अगर स्टेट स्टेट जैसे कोई दो कंट्री के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है, जैसे कि भारत में अगर कोई स्टेट्स के अंदर सपोज महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच में कोई डिस्प्यूट है, तो कहाँ जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन अगर कोई दो कंट्री के अंदर डिस्प्यूट है, सपोज इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, है ना, तो कहाँ जाएंगे, वो दे विल गो टू यूनाइटेड सॉरी आईसीजे। जैसे कि अभी कौन इंडिया गया था फॉर कुलभूषण यादव, है ना, कुलभूषण कुलभूषण यादव, जिसको क्या है, जो पाकिस्तान आर्मी ने अरेस्ट करके रखा था और उनको फांसी देने का बात हुआ था, है ना, कुलभूषण यादव। तो आईसीसी ने क्या रूलिंग किया, नहीं नहीं तुम्हें कॉन्सुलर एक्सेस देना चाहिए कुलभूषण इंडियन गवर्नमेंट को, उसके बाद तुम फांसी दे सकते हो, ऐसा नहीं दे सकते फांसी, है ना। तो ये आईसीजे ने रूलिंग हुआ था। तो दो स्टेट के बीच में जब भी डिस्प्यूट होता है तो दे विल गो टू आईसीजे, ठीक है। तो आईसीजे किसी का सक्सेसर है क्या, यस, इट इज द सक्सेसर ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, पीसीआईजे, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, जो कि कब एस्टेब्लिश हुआ था, एस्टेब्लिश बाय द लीग ऑफ नेशंस इन 1920 एज द प्रीडेसेसर ऑफ आईसीजे। तो पहले आईसीजे के पहले जब लीग ऑफ नेशंस बना था, जैसे लीग ऑफ नेशंस को बोलते हैं प्रीडेसेसर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ऐसे आईसीजे का प्रीडेसेसर कौन है, मतलब उससे पहले उससे काम कौन कर रहा था, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, है ना, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नो, दिस इज आल्सो स्ट्रक्चर ऑफ आईसीजे। तो आईसीजे का स्ट्रक्चर कैसा है, तो इसमें कितने लोग रहेंगे, 15 जजेस रहेंगे, जिनका टर्म कितना रहेगा, 9 साल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन में आता है कितना जज रहेंगे इसमें, 15 जज। और इलेक्ट इनका जो टर्म रहेगा कितने साल के लिए, 9 साल के लिए रहेगा। और कौन इनको इलेक्ट करता है, बोथ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड यूएनएससी, दोनों का चाहिए, है ना।
दोनों का ही वोट चाहिए, यूएनजीए एंड यूएनएससी। अनलाइक जो आपका जैसे कि इकोसॉक था या यूएनएससी में जो आते थे, उसमें बस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वोट करता था 2/3 मेजोरिटी में। लेकिन इसमें क्या है, दोनों यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूएनएससी दोनों का ही वोटिंग चाहिए, दैट टू सेपरेटली। दीज ऑर्गन्स वोट साइमल्टेनियसली बट सेपरेटली, दोनों का सेपरेटली। जैसे हमारा आप बोल सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जैसे पास होता है ना, राज्यसभा में लोकसभा में अलग अलग चाहिए, ज्वाइंट सेशन नहीं कर सकते। तो ऐसे यूएनजीए दैट इज जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल, दोनों का ही चाहिए वोट 15 जजेस के लिए। और टर्म कितना रहेगा, 9 साल, है ना। इकोसॉक का जो 54 मेंबर्स थे उसमें टर्म कितना था, 3 साल। ऐसे है, थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट है, तो याद रखना कौन सा बॉडी में कितना मेंबर्स है, कितना एंड ऑल। ठीक है। इन ऑर्डर टू बी इलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट रिसीव एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ वोट्स इन बोथ द बॉडीज, हमने देख लिया हमने। तो इन ऑर्डर टू एंश्योर अ मेजर ऑफ कंटिन्यूटी 1/3 ऑफ कोर्ट इज इलेक्टेड एवरी 3 years। ऑफ कोर्स 15 जज है तो 3-3 साल में क्या होंगे, 1/3 मतलब 5-5 जज रिप्लेस हो गए, सो दैट कंटिन्यूटी रहेगा। ऐसा नहीं कि एक 9 साल के बाद सारे ही खाली हो गए, है ना। एंड जजेस आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन आल्सो, यस दे आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, है ना। इवन इकोसॉक में भी एलिजिबल थे री इलेक्शन के लिए, है ना। और आईसीजी इज असिस्टेड बाय रजिस्ट्री, इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन, इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज आर इंग्लिश एंड फ्रेंच। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का बहुत सारे ऑफिशियल लैंग्वेज है ना। इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है, इवन चाइनीज है, और स्पेनिश है, अरबिक है। लेकिन आईसीजे का 2 ही है, इंग्लिश एंड फ्रेंच। ठीक है। तो भारत के कितने जज आज तक बन चुके हैं आईसीजे के जज, है ना। जस्टिस बेनेगल राव 52 से 53, जस्टिस नागेंद्र सिंह 73 से 88, जस्टिस रघुनंदन स्वरूप पाठक 89 से 91। ये तीनों याद नहीं रखोगे तो चलेगा, लेकिन ये वाला अभी रखना है क्योंकि ये करेंटली सर्व कर रहे हैं। जस्टिस दलबीर भंडारी, जस्टिस दलबीर भंडारी जी, जो 2012 से लेके अब तक सर्व कर रहे हैं। तो 2012 से लेके 9 साल करेंगे तो कितना होगा, 2021। एक्चुअली वो री इलेक्टेड भी हुए हैं, है ना। तो अभी भी सेकंड टाइम ही सर्विंग दलबीर भंडारी, मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। तो आईसीजे देख लिया। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, द फाइनल स्लाइड, दैट इज द यूएन सेक्रेटेरिएट। यूएन चैप्टर, इसका चार्टर में कितना चैप्टर है, चैप्टर 15 चैप्टर है, सॉरी चैप्टर नंबर 15, और आर्टिकल है 97 से 101। The Secretariat comprises the Secretary General and tens of thousands of international UN staff members who carry out the day-to-day work of the United Nations as mandated by the General Assembly and the organization's other principal organs. Okay. तो करंटली जो सेक्रेटरी जनरल है, सेक्रेटरीट का तो सेक्रेटरी जनरल रहेंगे ना। जैसे सारा एक मिनिस्ट्री में भी सेक्रेटरी होते हैं, ऐसे यूएन का भी एक सेक्रेटरी जनरल है ना। तो करंटली जो सर्व कर रहे हैं सेक्रेटरी जनरल, वो 9th सेक्रेटरी जनरल है, उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, है ना। who was the ex प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्तुगल। तो पोर्तुगल के एक्स प्राइम मिनिस्टर थे कौन, एंटोनियो गुटेरेस, जो अभी क्या है, सेक्रेटरी जनरल है। उनसे पहले कौन थे, बान की मून, वेरी फेमस बान की मून। उनसे पहले थे आपका कोफी आनंद, जिनको क्या नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है, कोफी आनंद जी को। और जस्ट एंटोनियो गुटेरेस से पहले थे बन की मून, जो कि साउथ कोरिया से थे। और एंटोनियो गुटेरेस कब से हैं एक्चुअली सेक्रेटरी जनरल, 2017 से हैं। ठीक है। तो उनका इलेक्शन कैसे होता है, द सेक्रेटरी जनरल द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अपॉइंटेड कौन करता है, जनरल असेंबली, है ना। अगर पूछेगा अपॉइंट कौन करता है सेक्रेटरी जनरल को, जनरल असेंबली। और रिकमेंडेशन कौन देता है, सिक्योरिटी काउंसिल, है ना। जैसे कि बोल सकते हो वो जितना सारे इंपोर्टेंट होते हैं आपका ऑफिसर्स, है ना, तो उनको अपॉइंट करते हैं भारत में कौन, प्रेसिडेंट। लेकिन रिकमेंडेशन कौन करता है, एक कमिटी होता है ना। जनरली उसमें प्राइम मिनिस्टर मेंबर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, ऐसे ही। तो सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड करता है, अपॉइंट करता है जनरल असेंबली। टर्म कितना होता है, 5 साल का टर्म होता है, लेकिन जो कि एक्सटेंड भी हो सकता है, रिन्यूएबल हो सकता है, मतलब एक्सटेंड तो नहीं, रिन्यूएबल। ओके। UN staff members are recruited internationally and locally and work in duty stations and on peacekeeping missions all around the world. एक्चुअली पीस कीपिंग मिशन जो होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारे देश क्या होता है उसके लिए पैसा मतलब पैसा भी देते हैं। इवन उनके जो सोल्जर्स होते हैं वो भी देते हैं। भारत इज वन ऑफ द हाईएस्ट, मतलब सबसे ज्यादा सोल्जर्स रहता है यूएन जो पीस कीपिंग मिशंस के लिए, है ना। और वो लोग ब्लू हेलमेट्स पहनते हैं, ब्लू, क्योंकि ब्लू आपका यूनाइटेड नेशन का रिप्रेजेंट करता है कलर, उनको ब्लू हेलमेट्स बोलते हैं, ब्लू हेलमेट्स, है ना। तो जो पीस कीपिंग मिशंस के लिए जाते हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनको बोलते हैं ब्लू हेलमेट्स, ब्लू हेलमेट्स। ओके। सो मूविंग टू द नेक्स्ट। ओके, वी आर फिनिश नाउ। तो हमने 6 ऑर्गन देख लिया, यूएन सेक्रेटेरिएट, आईसीजे, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोसॉक, यूएनएससी एंड यूएनजीए। तो ये 6 में से आपका कौन सा भी सस्पेंडेड है,
1994 से, दैट इज द ट्रस्टीशिप काउंसिल, अभी सस्पेंडेड है। और आईसीजे यूएनएससी के बारे में हमने डिटेल में देखा, इकोसॉक के बारे में देखा, और करंट आपका कौन है सेक्रेटरी जनरल जो एंटोनियो गुटेरेस, उनके बारे में सुना, है ना। तो ये एक्चुअली हमने एक बनाया हुआ है टेलीग्राम को, आप चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा सारा वीडियोस का, और कुछ भी आपको डाउट हो एंड ऑल आप इसमें भी आ सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, सो यू कैन ज्वाइन ऑल्सो। थैंक यू सो मच। और आपका जो भी फीडबैक्स है उसको आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, और कोई भी अगर मैं वीडियो के बीच में कोई भी क्वेश्चंस पूछता हूँ उसको आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।